नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में हम प्रश्नावली 1.2 के सवालों को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। हमें यहाँ पर जो कि चौथा प्रश्न है, अपन चौथा सवाल हल करेंगे। इसमें यहाँ पर दिया हुआ है एचसीएफ बराबर दिया है 306 और 657 का 9 दिया है। तो हमको एलसीएम जो है एलसीएम निकालना है। यहाँ पर हमें एलसीएम नहीं दिया हुआ है, एचसीएफ हमको दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला आपको पहले भी बताया चुका हूँ मैं। करते हैं इसको हल। हमको यहाँ पर दिया है एचसीएफ बराबर क्या दिया अपन को 306 और 657 का हमको दिया हुआ है 9 और हमको सिर्फ एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ पर पहले भी आपको बताया था फॉर्मूला क्या है। हम जानते हैं कि संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो यहाँ पर संख्याओं का गुणनफल होगा अपने संख्याओं का गुणनफल बराबर अपने होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो यहाँ पर अपनी दो संख्या है जो कि दी हुई है 306 और 657। यहाँ पर लिखेंगे हम 306 गुणे 657 बराबर में यहाँ पर एचसीएफ अपन को दिया हुआ है 9 और एलसीएम गुणे अपन को ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, जो 9 है ये गुणे में है तो यहाँ पर ये नीचे चला जाएगा। यहाँ हम लिखते हैं इसको एलसीएम बराबर 306 गुणे 657 बटे 9। ये 9 से कटेगा अपने। यहाँ पर हम इसको 3 से काटेंगे या डायरेक्ट हम 9 से भी काट सकते हैं। इसको हम 3 से काटते हैं इसको पहले, आपको समझ में भी आ जाएगा। 3 एकम 3 0 और ये 102 बार कटेगा और ये कटेगा 3 से 3 बार। फिर इसको काटेंगे वापस 3 से तो ये कटेगा 3 बार 9 और एक बचेगा जो ये 12। यहाँ पर अपने आया अब 34 गुणे 657। 34 को हम यहाँ पर अगर गुणा करेंगे तो इसका जो टोटल आने वाला है यह आएगा अपने 22 33 8। अब यहाँ पर अपने क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो गया अपने 22 33 8। ये अपने एलसीएम ज्ञात कर लिया है। बस इतना सा ही सवाल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, पांचवा। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है 6 की पावर n। तो n एक प्राकृत संख्या दी हुई है हमको। इससे हमें क्या शून्य प्राप्त हो सकता है, अंतिम अंक इसका शून्य हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नहीं, यह नहीं हो सकता, क्योंकि देखते हैं आगे, हल करते हैं इसको हल। यदि 6 की पावर n के इकाई अंक 0 है तो उसका गुणनखंड 5 अवश्य होगा। तो उसका गुणनखंड 5 अवश्य होगा। ये कैसा होगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इकाई अंक 0 है तो यहाँ पर पहले भी मैं आपको बताया हूँ, जिसके इकाई अंक 0 या 5 हो तो वो उसका गुणनखंड 5 होता है। यहाँ पर मैं आपको उदाहरण के साथ बता देता हूँ। यहाँ पर हमको 6 दिया हुआ है और इकाई अंक 0 है तो 60 का हम गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पर होगा 30 और फिर गुणनखंड करेंगे तो यहाँ होगा 15। फिर गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर होगा 5। ये 5 अपना गुणनखंड आया इसमें। अगर कोई अंक 0 पर समाप्त होता है तो उसका गुणनखंड 5 होगा। आगे लिखेंगे हम परंतु 6 की घात n, जो कि अब यहाँ पर हमने गुणनखंड निकाले तो 5 आए तो हम यहाँ पर 5 को लिखते हैं 2 गुणे 3 और इनको प्लस करेंगे तो 5 आएगा, गुणा करेंगे तो 6 आएगा। इनकी घात लगा देते हैं हम n बराबर अपन बन जाएगा ये 2n गुणा 3n, जो यह दर्शाता है कि 2 और 3 6 की घात n के एकमात्र अभाज्य गुणनखंड है। यहाँ करेंगे अब, चूँकि 6 की घात n का इकाई अंक जो है अपने कभी भी शून्य नहीं हो सकता। ये अपना 5वां सवाल सोल्व हो गया है। यहाँ पर हमको प्राकृत संख्या की बोला था, यह प्राकृत संख्या नहीं है, यह अभाज्य गुणनखंड है इसके। अगला प्रश्न अपना 6वां सवाल। व्याख्या कीजिए कि
7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो इसको हमें बताना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, इनमें दोनों को अंतर निकालेंगे। यह भाज्य संख्या है या अभाज्य। इसका जो भाज्य संख्या होती है, भाज्य संख्या में इसका एक व स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड भी होते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, भाज्य जब भाज्य मान लो यहाँ पर हमने 10 लिया, हम 10 के गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर होगा एक, तो इसका होगा 5 और ये 5 एक बार, तो इसके जो 10 के जो गुणनखंड निकले अपने वो निकले 2 गुणे 5 गुणे और एक खुद 10 भी है, तो इसके 1 या 2 से अधिक गुणनखंड निकले तो यह भाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या वो होती है जो या तो एक या वो खुद उसके 1 या 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ पर मान लो हमने 7 ले लिया, तो 7 एक तो खुद है और एक या उसका गुणनखंड एक हो सकता है, या तो एक हो सकता है या वो खुद हो सकता है। तो और इसका एक और खुद के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं हो सकता। यह अभाज्य संख्याएं होती है। इसको हल करते हैं। अब यहाँ पर हम हल करेंगे इसको। हमें प्रश्न में दिया है एक संख्या हमको दी है, एक संख्या जो कि है अपनी 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे के 13 और उसके बाद प्लस था, प्लस 13 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक तो इधर 13 है, एक इधर 13 है, 2 13 है, इधर गुणा में 13 है, इधर प्लस में 13 है। तो हम यहाँ कह रहे हैं 13 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर 7 गुणे 11 गुणे 13 को एक बार कट जाएगा, यहाँ एक बचेगा, प्लस ये भी 13 एक बार कट जाएगा, यहाँ एक बचेगा। अब क्या आया, इसका मतलब ये है कि जब हम 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 जोड़ने के बाद, इसका गुणा करने के बाद इसमें जब 13 जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद हम उसका गुणनखंड करेंगे तो यह संख्या स्वयं के अलावा 13 से भी कट जाएगी। यह संख्या जो है स्वयं के अलावा 13 से भी कट जाएगी, इसलिए यह भाज्य संख्या है। अब दूसरी संख्या देखते हैं। दूसरी जो कि होगी अपनी 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस में 5। इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 है और इधर भी 5 है, तो यहाँ पर हम 5 कॉमन लेंगे। 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 7 गुणे 6 गुणे 5 को एक बार कट जाएगा, 1 गुणे 4 गुणे 3 और गुणे 2 और गुणे 1 और प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें, तब हम इसको क्या लिखेंगे, अब दिया है हमको दी गई संख्या जो कि हो जाएगी अपने 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 के 2 से अधिक गुणनखंड हैं। चूँकि ये संख्याएं भाज्य संख्या है, ये जो संख्या है यह एक भाज्य संख्याएं हैं। अगला प्रश्न अपना 7वां लास्ट, इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है ये। किसी खेल मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पंथ है। इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 12 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना है। उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल, जैसे समझ लो 18 मिनट में जो अपने सोनिया है ये 2 चक्कर पूरे करती है, तो ये 18 36
और यही अगर 2 चक्कर अगर ये रवि करेगा तो ये इसको कितना टाइम लगेगा, अगर ये 2 चक्कर करेगा तो इसको लगेंगे 24 मिनट, और अगर ये 3 चक्कर करेगा तो इसको लगेंगे 36 मिनट। तो जहाँ सोनिया 2 चक्कर पूरे करेगी वहीं रवि को 3 चक्कर पूरे हो जाएंगे। चलो उसको हल करके देखते हैं। मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय बराबर कितना लगा सोनिया को, 18 मिनट। सोनिया को 18 मिनट का समय लगता है। और मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को लगा समय जो कि कितना है, 12 मिनट। अब इनके पुण्य मिलने का जो समय है वो क्या होगा, पुण्य मिलने का समय बराबर इनका होगा, एलसीएम निकालेंगे इसका हम 18 और 12 का। तो यहाँ पर एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा ही इन दोनों का एक साथ गुणनखंड निकालते हैं, 18 और 12 का। 18 भी 2 से कटता है, 12 भी 2 से कटता है, तो यहाँ आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा जो आएगा 6। फिर ये 3 से कटेगा, जो यहाँ पर बचेगा 3, यहाँ बचेगा 2। तो अपना ये जो होगा गुणनखंड निकले इसके 2 गुणा 3, ये तो दोनों सेम है, एक ही बार आएगा। अब नीचे दोनों अलग अलग आ गए, तो यहाँ पर 3 गुणे 2, यहाँ पर हमको गुणा करेंगे जो क्या आएगा, 2 तिया 6 और 6 तिया 18 और 18 दूनी 36। तो अपना जो एलसीएम आया, एलसीएम आ गया अपना 36। तो यहाँ पर क्या लिखना है हमको, आता है प्रारंभिक स्थान पर वो दोनों 36 मिनट बाद मिलेंगे। ये यहीं पर अपनी प्रश्नावली 1.2 का जो सवाल है यह समाप्त हुए। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें एंड लाइक ज़रूर करें और बने रहें इस चैनल पर।